दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि हमें स्कूल कॉलेज टाइम तक ही पता होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी तो होती है लेकिन कोई बताता नहीं। अक्सर टीचर्स, पेरेंट्स सभी इस बारे में बात करने से कतराते हैं। यही कारण है कि इतनी बेसिक चीजों पर भी मिसकंसेप्शंस रह जाते हैं और यही मिसकंसेप्शंस आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आज इन्हें एक एक करके क्लियर करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को ऑकवर्ड ना होने दूं और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि इस चीज के बारे में हम खुलकर बात कर सकें ताकि जो गुप्त रोग हैं, जिनके केसेस दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग चाहकर भी सलूशन नहीं ले पाते, उन्हें इस वीडियो के थ्रू सही दिशा मिल सके। वैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं शायद 9th स्टैंडर्ड में था तो एक दिन मेरे मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुझे पता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अलग तरह का रिश्ता होता है। मैं समझ गया किस बारे में बात हो रही है, तो मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे तो कुछ नहीं पता, जबकि पता सब था। उस ऑकवर्ड मोमेंट पे मैंने बात को टाल दिया और ये कह दिया मम्मी मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन आज मैं ऐसे सोचता हूँ कि मम्मी का अपने बेटे को सेक्स एजुकेशन देना ये एक अच्छी बात थी। ऐसी बातें शुरू में ऑकवर्ड ज़रूर लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से ज़रूर करनी चाहिए ताकि जो बच्चे क्यूरियोसिटी में ही गलत चक्करों में फंस के परेशान होते हैं वो ना हो। मैंने इस वीडियो के लिए क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट्स और सेक्सोलॉजिस्ट से भी प्रॉपर डिस्कशंस की हैं ताकि आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रख सकूं। आओ फिर बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे पहला मिथ जिसे बहुत लोग मानते हैं वो ये कि नीचे के बाल अनहाइजेनिक होते हैं। ये थोड़ी मॉडर्न प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं कि नीचे के बाल तो गंदे होते हैं, काट लेने चाहिए। मीडिया इंडस्ट्री भी इस तरह से प्रोजेक्ट करती है जिस वजह से हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। अगर कोई किसी के साथ इंटीमेट होने वाला हो तो उसे पहले ये सलाह दी जाती है कि नीचे के बाल काट लेना ताकि सामने आपके पार्टनर को गंदा ना लगे। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि अगर नीचे के बाल ज्यादा बड़े हों तो कहीं इससे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। लेकिन दोस्तों रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टी है, बल्कि प्यूबिक हेयर तो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर चाहे पुरुष हो या महिला, नीचे के बाल रखने से आपको फायदा है। देखो बॉडी में कहीं भी बाल आते हैं तो उनका अपना एक पर्पस होता है। जैसे हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो धूल, मिट्टी और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं, बल्कि नीचे के हेयर फॉलिकल सीबम प्रोड्यूस करते हैं। ये एक तरह का ऑयल होता है जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने से प्रिवेंट करता है। मॉडर्न डॉक्टर्स भी मानते हैं कि नीचे के बाल रखने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस दोनों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नीचे के बाल होंगे तो इंटरकोर्स करते हुए फ्रिक्शन होगी जिससे रैशेस नहीं पड़ेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स तो प्यूबिक हेयर को ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह भी मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हेयर टू हेयर रबिंग स्मूथ होती है एज कम्पेयर टू स्किन रबिंग। प्यूबिक हेयर अगर हो तो उस एरिया को ड्राई भी नहीं होने देते, बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट्स ऐसा कहते हैं कि नीचे के एरिया को शेव्ड रखने से कट्स वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो प्यूबिक हेयर कोई गंदे नहीं है, बल्कि इनके अपने फायदे हैं और जब तक आप रोज नहाते हो, वहां सफाई रखते हो, तब तक आपको इन्हें बिल्कुल भी काटने की जरूरत नहीं। फिर भी आप अगर इन्हें हटाना चाहो तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं तो नीचे के बाल काट देता हूँ, मुझे तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुई। हाँ हो सकता है, जैसे गाड़ी की स्टिपनी नहीं होती, नीचे के बाल वैसे ही हैं। जब तक चारों टायर चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन कोई टायर पंचर हुआ उस दिन धोखा हो जाएगा। बाकी अगर आप काटना भी चाहो तो हल्के हल्के कैंची से ही काटने चाहिए, वहां रेजर वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बहुत कॉमन मिथ जो खासकर लड़कों को रहता है वो है लिंग के साइज को लेकर। अक्सर लड़कों में ये इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मेरे लिंग का साइज तो बहुत छोटा है, पता नहीं मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर भी पाऊंगा या नहीं। बल्कि आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो कि मैं अपने लिंग का साइज कैसे बढ़ाऊं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है सेक्सोलॉजी कॉलम्स पर। डॉक्टर से बात करके पता चलता है कि लड़के ही इस बात को ज्यादा सोचते हैं, लड़कियों के लिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बायोलॉजिकली भी अगर हम बात करें तो जो फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन होता है उसके पहले 2 इंचेस ही सेक्सुअल स्टिमुलस को फील कर पाते हैं। उसके आगे लिंग कितना भी बड़ा हो, सेक्सुअल प्लेजर में
लड़के को या लड़की को खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इरेक्शन के बाद 2 इंच का लिंग भी अगर हो, जो कि सबका होता ही है, तो भी इनफ है फीमेल सेटिस्फेक्शन के लिए। 18-20 साल के बच्चे अपने लिंग के साइज को बहुत सीरियसली ले जाते हैं और फिर उसका साइज बढ़ाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी चीजें ट्राई करते हैं। मार्केट में जो इस चीज के लिए क्रीम्स, जेल्स, गोलियां, टेक्निक जो कुछ भी हैं, प्लीज आप उन पर अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना करना। ना उससे साइज बढ़ेगा और ना ही साइज बढ़ाने की कोई जरूरत है। 2 लोगों के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उससे ज्यादा प्लेजरेबल बनता है, साइज से नहीं। इसलिए दोस्तों साइज को छोड़ो और एक लविंग रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करो। अगला जो मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है वो ये कि कॉन्डम के बिना करेंगे, अगर कुछ दिक्कत हुई तो आई पिल ले लेंगे। तो देखो ये सही सोच नहीं है। हाँ, इस बात में डाउट नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटों में अगर आई पिल, अनवांटेड 72 या और ऐसी कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ये कोई फूल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर्स मानते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आई पिल ली जाए तो 95% इफेक्टिव होती है, 1 दिन के बाद ली जाए तो 85% और 2 दिन के बाद ली जाए तो 58% ही इफेक्टिव होती है। इसीलिए कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जितनी जल्दी आई पिल ली जाए उतनी ही इफेक्टिवली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। लेकिन दोस्तों इस टेबलेट की आदत नहीं बनानी चाहिए। आखिर है तो ये एक इमरजेंसी पिल ही, इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। अगर आप इसे रेगुलरली लेंगे तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्किन पर एलर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है। और ये भी समझो कि आई पिल आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से तो बचा सकती है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कॉन्डम ही बचाता है। भाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस किसी को होती भी है या बस डराने के लिए? भाई आप कभी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से बात करके देखो, आपको पता चलेगा कि ये जितना हमें लगता है उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। बल्कि शुरू में तो इनके कोई सिम्टम्स भी नहीं आते। डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि जो लोग एक के बाद एक अपने सेक्सुअल पार्टनर्स बदलते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, उन्हें एसटीडीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। मैंने सुना है पब्लिक टॉयलेट सीट पर बैठने से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो जाती हैं, क्या ये सच है? देखो थियोरेटिकली तो ये सच है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही है। टॉयलेट सीट से एसटीआई फैले उसके लिए पहले तो पैरासाइट्स उसी टाइम फ्रेश सीट पर मौजूद होने चाहिए, फिर वो उसी वक्त आपके नीचे के अंगों के कांटेक्ट में भी आ जाने चाहिए, जो कि बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है। वैसे भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स टॉयलेट सीट जैसी हार्ड सर्फेसेस पे ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर भी सेफ साइड के लिए पब्लिक टॉयलेट सीट पे बैठने से पहले एक बार उसे टॉयलेट पेपर वगैरह से पहुंच लेना चाहिए। वैसे बात करें तो एसटीआईज टॉयलेट सीट से नहीं, मोस्टली स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जेनिटल टू जेनिटल कांटेक्ट या ओरल टू जेनिटल कांटेक्ट से ही फैलते हैं। भाई मैं तो कॉन्डम के बिना ही करता हूँ, जब निकलने वाला होता है तो बाहर निकाल लेता हूँ। हाँ, इसे पुल आउट या विड्रॉल मेथड भी कहते हैं और लोग इसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि कॉन्डम के बिना सेक्स करने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन दोस्तों ये रिस्की है। स्पर्म्स की स्पीड बहुत तेज होती है और सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए प्रेगनेंसी करने के लिए। एक बार इजैकुलेट करने में कम से कम 15 मिलियन स्पर्म निकलते हैं और जरूरी नहीं कि आप सही टाइम पे बाहर निकाल पाओ। इजैकुलेशन से पहले भी फ्लूइड निकलता है और उसमें भी स्पर्म्स हो सकते हैं और करते हुए एक प्रेशर भी रहता है कि इजैकुलेशन से पहले बाहर निकालना है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुल आउट मेथड का सक्सेस रेट आपकी मेंटल डिटर्मिनेशन पे ही डिपेंड करता है। जनरली ये 80% इफेक्टिव है और जहां तक इन्फेक्शंस की बात है तो ये मेथड बिल्कुल भी नहीं बचाता। इसलिए हल्के से ज्यादा प्लेजर के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना कोई बहुत सही तो नहीं। और आई पिल जैसी टेबलेट पे डिपेंड होना या आदत बनाना एक लेडी की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं। इसलिए सेफ्टी का ध्यान पहले रखें और जहां बात सेफ्टी की आती है ये समझो कॉन्डम से बेहतर कुछ भी नहीं। फिर कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी रहता है कि अगर 2 कॉन्डम्स पहनो तो डबल प्रोटेक्शन मिलेगी। सुनने में वैसे सही भी लगता है कि बाई चांस अगर एक कॉन्डम फट भी जाए तो दूसरा बचा लेगा, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में 2 कॉन्डम्स पहनने से कॉन्डम फटने का रिस्क और बढ़ जाता। वो इसलिए क्योंकि 2 कॉन्डम्स जब एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं तो उनमें आपस में ही घर्षण होता है, जिस वजह से एक नहीं तो दोनों ही कॉन्डम फट सकते हैं। कुछ लोग कॉन्डम्स को
वॉलेट में रखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के हिसाब से कॉन्डम को रखने की ये जगह ज्यादा अच्छी नहीं है। आप सोचो ना, वॉलेट हम जनरली पीछे की जेब में रखते हैं और पूरे दिन बैठे रहते हैं। हीट की वजह से या वैसे ही खिंचाव की वजह से भले ही ऊपर का रैपर दिखने में सही लगे, बहुत बार अंदर से कॉन्डम डैमेज हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कॉन्डम को वॉलेट में नहीं रखना चाहिए। अपनी अलमारी में, बेड के साइड में जो टेबल होते हैं, ऐसी किसी जगह में रखना बेहतर है। अच्छा एक बात बताओ, पीरियड्स में सेक्स करते हुए कॉन्डम ना पहने तो चलेगा ना? अरे नहीं, बिल्कुल पहनना चाहिए, नहीं चलेगा। हाँ, ये बात सही है कि पीरियड्स में सेक्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो रहती ही है। गायनेकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि देयर आर एब्सोल्युटली नो सेफ डेज। और वैसे भी एक बार स्पर्म अंदर चला जाए तो वो 5 दिन एक्टिव रह सकता है, इसलिए पीरियड्स खत्म होने के बाद भी आप उसी स्पर्म से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये तो हुई प्रेगनेंसी की बात। दूसरी बात यह है कि पीरियड ब्लड में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिससे एसटीआई हो जाए, इसलिए पीरियड्स में बिना कॉन्डम सेक्स करने से ये पीरियड ब्लड मेल के जेनिटल ऑर्गन पे लगेगा, जिससे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से पीरियड में बिना कॉन्डम के सेक्स करना हेपेटाइटिस या एचआईवी का कारण भी बन सकता है। बाकी अगर आयुर्वेदा की माने तो पीरियड्स में सेक्स करना ही नहीं चाहिए, बिना कॉन्डम तो दूर की बात है। आयुर्वेद के अनुसार पीरियड के पहले 3 दिन तो भूल कर भी सेक्स नहीं करना चाहिए। पहले 3 दिन सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ऐसे में एक लड़की की बॉडी बहुत वीक होती है, अंदर वात दोष का प्रकोप बढ़ा होता है। उस वक्त संभोग करना मतलब कंडीशन को और खराब करने वाली बात है। एंडोमेट्रियोसिस ये एक बीमारी है जो आजकल विमेन में बहुत बढ़ रही है। पीरियड्स में सेक्स करना इसका एक कारण हो सकता है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान संभोग करना अवॉइड करें। बिना कॉन्डम करना तो सोचे बिना। फिर आजकल एक और गलती है जो यंग लड़के कर रहे हैं, वो ये कि उन्होंने वाइग्रा को रिक्रिएशनल टेबलेट मान लिया है। किसी भी केमिस्ट शॉप से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। अब क्योंकि वाइग्रा खाने से इरेक्शन लंबे समय तक रहता है तो लोग इसे इनहैंस्ड प्लेजर के लिए भी यूज करने लग गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप चाहे डॉक्टर से पूछ लो, ये बिल्कुल भी सही नहीं। वाइग्रा स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बनाई गई थी। इसे मजे के लिए खाओगे तो बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट एक खबर आई थी जिसमें एक बंदे ने ऐसे ही 2 वाइग्रा की टेबलेट्स खा ली अल्कोहल के साथ और फिर अगले दिन उसकी डेथ हो गई थी। ये तो चलो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन जनरली भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे सर में दर्द होना, शरीर में गर्मी बढ़ना, हॉट फ्लैशेस होना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाइग्रा एक तरह का ड्रग है। पहली बार लोगे अच्छा इरेक्शन होगा, दोबारा लोगे उससे कम होगा, फिर बॉडी को आदत होने लगेगी। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि वाइग्रा लिए बिना इरेक्शन होगा ही नहीं, परमानेंटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका एक कारण ये भी है। सेक्सुअल स्ट्रेंथ के लिए कुछ लेना ही चाहते हो तो शिलाजीत लो, अश्वगंधा लो, सफेद मूसली लो, कोंच के बीज खाओ, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कीगल एक्सरसाइजेस का सबसे अच्छा रिजल्ट है। यूट्यूब पे सर्च कर लो, आराम से मिल जाएंगी। इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करने से पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फिर एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर सेक्स करने के बाद वेजाइना को धो लिया जाए या फिर सेक्स करने के बाद अगर लेडी यूरिन पास कर ले तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मेन और विमेन दोनों को ही यूरिन पास करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इससे यूटीआई इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम होते हैं और विमेन को तो मेन के कंपैरिजन में यूटीआई होने के चांसेस 30 गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए विमेन को तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पक्का ही यूरिन पास कर लेना चाहिए। लेकिन यूरिन पास करने से इन्फेक्शन से ही बचोगे। प्रेगनेंसी से बचना तो ये हो गया कि किसी मिठाई की शॉप पे जाके बोलना कि भैया नमक दे दो। फीमेल एनाटॉमी को समझो। विमेन के नीचे 2 ओपनिंग्स होती हैं, यूरिन के लिए अलग और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वेजाइनल ओपनिंग अलग। इसलिए स्पर्म अगर वेजाइनल ओपनिंग में है तो भी यूरिन पास करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर वेजाइना को धोया जाए तो उससे भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम नहीं होते, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वेजाइना को धोने से स्पर्म को आगे की तरफ धक्का लग सकता है और वो सर्विक्स तक पहुंच सकता है। बाकी गायनेकोलॉजिस्ट तो वेजाइना को धोने के अगेंस्ट ही हैं। इसे वेजिनल डूशिंग भी कहते हैं और इसे रेगुलरली करने से वेजाइना के अंदर का पीएच लेवल चेंज हो जाता है, जिस वजह से बैक्टीरियल या यीस्ट इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। दोस्तों, कुदरत ने वेजाइना को इस तरह से बनाया है कि इसे हमें अंदर से साफ करने की जरूरत नहीं।
ये एक सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन है। मोटी मोटी बात ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूरिन पास करना, धोना, ये सब तरीके नहीं चलेंगे। कॉन्डम का इस्तेमाल करना ही बेस्ट है। क्या हुआ, परेशान है? अबे भाई, मेरी बंदी का फर्स्ट टाइम नहीं था। फर्स्ट टाइम? तुझे किसने बताया? कल हमारे बीच में हुआ और उसका ब्लड ही नहीं निकला। तो भाई ब्लड मतलब प्रूफ ना। अबे यार, कौन सी दुनिया में है तू? मतलब ये कि अगर कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो भी ब्लड निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो, वेजाइना के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहते हैं। ये वैसे तो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिस वजह से हाइमन बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी ब्रेक हो सकता है। रिग्रेस वर्कआउट्स करने से, बहुत स्ट्रेचिंग करने से, पीरियड्स में टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स का इस्तेमाल करने से, मास्टरबेशन करने से ये झिल्ली टूट सकती है। बहुत बार तो लेडीज को खुद भी पता नहीं चलता कि उनका आज हाइमन ब्रेक हो गया है। इसलिए अगर आप एक लड़की हैं और आपके फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग नहीं हुई तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लड़कों को भी चाहिए कि अपनी पार्टनर को इस बेसिस पे बिल्कुल भी जज ना करें। फिर एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि मास्टरबेशन करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये तो सेफ है, माइंड को रिलैक्स करता है, हर हफ्ते कर लेना चाहिए। हाँ, आजकल मास्टरबेशन कॉमन और नॉर्मल हो गया है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो चीज कॉमन हो वो सही भी हो। भले मॉडर्न साइंस मास्टरबेशन को हेल्दी माने, लेकिन आयुर्वेद तो बहुत स्ट्रिक्टली कहता है कि मास्टरबेट करने से शरीर की जीवनी शक्ति बाहर निकलती है, जिससे धीरे धीरे शरीर अंदर से खोखला होने लगता है। दोस्तों, आज का टाइम ऐसा है कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज है तो आपके लिए जॉब ढूंढना या जॉब में एक्सेल करना बहुत आसान हो जाएगा। ग्रोथ स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो 3 घंटे की वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं AI पर। वैसे तो ये एक पेड वर्कशॉप है, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के पहले 1500 लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। यही नहीं, ये वर्कशॉप करने के बाद आपको मिलेगा 5000 रुपए का बोनस। अब चाहे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो या नॉन टेक्निकल हो, ये वर्कशॉप आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस ट्रेनिंग में आपको जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजीज, सैलरी हाइक स्ट्रेटेजीज, कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को AI की मदद से सॉल्व करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाएं और भी काफी चीजें सिखाई जाएंगी। 1 मिलियन लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं और रिव्यूज पढ़ के मुझे लगता है कि ये जरूर करनी चाहिए। वैसे भी फ्री तो है, वेले रजाई में बैठ के आराम से अटेंड करना, इसलिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। इनके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। 2025 में साइड इनकम बनाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा मास्टरबेशन करने से चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है और माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। खैर, इस बारे में डिटेल में हमने इस वीडियो में बात की है, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए हैं कि कैसे इसकी लत को रोकें और वीर्यनाश की भरपाई करें नेचुरल तरीकों से। सर्दियां हैं, ये अच्छा टाइम है इस वीडियो को देखने का। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।